गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में सिख साम्राज्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी, और अगर चाहें तो आप इसे साथ साथ नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक होगा आपको सभी परीक्षाओं के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म से या सिख संप्रदाय से संबंधित सभी संभावित प्रश्न। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गुरु सिख धर्म के संस्थापक थे? तो सामान्य सा क्वेश्चन है कि सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए हैं, गुरु नानक देव पहले गुरु थे और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ये संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। एक ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? गुरु नानक देव। गुरु नानक जी ने और भी कुछ प्रथाएं चलाई थी। अगर विशेषताएं हम देखें गुरु नानक जी की, एक तो इनके पास हजरत रब्बुल मजीद की उपाधि थी और ये इसके इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। उपाधि इनकी क्या थी? उपाधि हजरत या हबीब रब्बुल मजीद, हजरत रब्बुल मजीद, ये उपाधि थी। और किसके समकालीन थे? इब्राहिम लोदी के। इब्राहिम लोदी और ये भी आ जाएगा बाबर के भी समकालीन थे, इब्राहिम लोदी के भी। तो ज्यादा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि किसके समकालीन थे। तो आंसर इसका क्या होगा? गुरु नानक देव। तो आंसर आ जाएगा गुरु नानक। आइए सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सिख समुदाय के संगठन का वर्णन करती है? तो इसमें एक पुस्तक लिखी गई थी। देखना, 4 ऑप्शन देख लेते पहले। किताब नौरस, शियार उल अफरीन और दबिस्तान ए मजाहिब। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आ जाएगा? दबिस्तान ए मजाहिब। इसमें सिख धर्म से संबंधित हमें विभिन्न उनके पहलुओं पर चर्चा का और वर्णन उसमें मिलता है। तो इसके जो लेखक थे, एक अनुवाद विभाग अकबर ने भी बाद में बनाया, उसमें भी इस पुस्तक पर चर्चा हुई थी। मोहसिन साजा नाम आता है, मोहसिन के नाम से। तो क्या आ जाएगा पुस्तक में? ये दबिस्तान ए मजाहिब, इस पुस्तक के जो लेखक थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गुरु नानक का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो कहां पर हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तलवंडी का एक और नाम भी है तलवंडी को, ये कहां पर है? पाकिस्तान में आधुनिक। ननकाना साहेब भी नाम है, ननकाना साहेब, ये नाम किसका है? तलवंडी का नाम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर क्या? तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का मूल नाम लहना था? देखना, लहना जो नाम था, लहना और अंगद ये एक ही नाम है दोनों। चूंकि जो प्रथम गुरु थे, उन्होंने अपना अगला जो गुरु का ये दिया था कि उत्तराधिकारी बनाया, वो अपने शिष्य को बनाया था। लहना या अंगद नाम था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? गुरु अंगद देव। किस गुरु का मूल नाम लहना था? तो अंगद और लहना एक ही नाम है दोनों। इन्होंने क्या किया था? इनकी विशेषता, एक तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। दूसरा ये था कि जो एक लंगर व्यवस्था शुरू की थी गुरु नानक देव जी ने, उनको एक स्थायीकरण दिया था, यानी कि वो नियमित रूप से जारी रहेगी, जिसमें भोजन व्यवस्था होगी। सभी जो भेदभाव या जाति विरोध था उस टाइम पर, उसको समाप्त करने के लिए लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। लेकिन जो लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था वो गुरु अंगद देव ने बनाया था। ये था क्वेश्चन। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? गुरु अंगद देव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था या गुरुमुखी लिपि इसमें बनाई थी? तो गुरु क्या आ जाएंगे? गुरुमुखी लिपि, जिसमें पंजाबी भाषा को लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं या किसने शुरुआत की? दूसरे नंबर के जो गुरु हुए हैं, गुरु अंगद, जिनका नाम लहना भी था। अभी जो क्वेश्चन आया था डिस्कस हमने किया था। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर?
गुरु अंगद देव। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सबसे पहले खंडूर में गुरु गद्दी इसकी स्थापना की थी? जो गुरु गद्दी बनाई थी, यानी कि जैसे छठे नंबर के जो गुरु हैं उन्होंने ये अकाल तख्त की स्थापना की थी, जहां पर गुरु एक अपने प्रवचन देते हैं या गुरु जहां पर वाणी होती है उसको गुरु गद्दी बोलते हैं। तो सेकंड नंबर के जो गुरु थे उन्होंने सबसे पहले गुरु गद्दी स्थापित की थी गुरु अंगद ने, या फिर इनका नाम क्या था, लहना नाम था। देखना सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए हैं, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। तो 10 गुरु कौन कौन हुए हैं? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। नंबर 7 हुए फिर गुरु हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। 9वें नंबर के गुरु गुरु तेग बहादुर, और 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह। इसमें जो सबसे प्रमुख है पहले की विशेषता या दूसरे की, और 5वें और 10वें की विशेषता, इनसे परीक्षाओं में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पर्दा प्रथा और सती प्रथा का विरोध किया था या इनको समाप्त करने के लिए अभियान चलाया था इन्होंने? तो कौन से गुरु आ जाएंगे? जैसे तीसरे नंबर के जो गुरु होंगे, तो पहले कौन थे? गुरु नानक, सेकंड गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा और पर्दा प्रथा के विरुद्ध जो अभियान चलाया था, सती प्रथा और पर्दा प्रथा। देखना क्वेश्चन, सती प्रथा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका तो आंसर क्या आ जाएगा? अमरदास, गुरु अमरदास। सती प्रथा, जो सती प्रथा शुरू हुई थी ये 510 ईस्वी के हमारे पास प्रमाण मिलते हैं। 510 में एक सैनिक थे गोपराज, उनकी पत्नी सबसे पहले सती हुई थी, और सती प्रथा का जो उल्लेख है और ग्रंथों में भी किया गया है। इस पर जो रोक लगाई थी कानून बनाकर, ये अंग्रेज अधिकारी विलियम बेंटिंग ने नियम नंबर 17 के अकॉर्डिंग, और जो उसमें एक समाज सुधारक हुए हैं गुरु ये राजा राम मोहन राय जी, उन्होंने भी अभियान चलाया था सती प्रथा के विरुद्ध। अकबर ने भी इसके लिए किया, जो समाप्त करने के लिए अभियान चलाया गया। और एक यहाँ पर पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली में अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा के विरुद्ध एक यहाँ पर कानून बनाया था कि इसको प्रैक्टिस को रोकना चाहिए, जो सती प्रैक्टिस थी या सती प्रथा थी। तो सिखों में ये किसने बल दिया इसके रोकने पर? गुरु अमरदास ने। अमरदास जो तीसरे नंबर के गुरु थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इज ए, इसमें गुरु अमरदास। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के तीसरे गुरु थे? तो तीसरे गुरु कौन से आ जाएंगे? गुरु अमरदास, पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, और 5वें गुरु अर्जुन देव। तो क्या आ जाएंगे इसमें? गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। अमरदास जी की एक और विशेषता है कि इन्होंने एक तो बावड़ी का निर्माण किया था। गुरु अमरदास जी, एक बावड़ी होती है, बावड़ी, बावड़ी, ये कभी ये बावली समझ लो, बावड़ी। हाँ, बावड़ी क्या होती है? एक जल स्रोत होता है, जल स्रोत, जल स्रोत यानी कि पानी जो नीचे से निकलता है ना, ऑटोमेटिक, उसको हम क्या बावड़ी बोलते हैं, चश्मा भी बोलते हैं। बावड़ी का निर्माण किया था, और इनका ये कहना था कि बावड़ी का जल ग्रहण करने से या फिर जो बावड़ी में स्नान करता है उनके चर्म रोग दूर हो जाते हैं। एक यहीं पर इन्होंने ये घोषणा की थी कि जो लंगर में भोजन नहीं करेगा, लंगर, लंगर में भोजन, भोजन किए बिना वो गुरु से नहीं मिल सकता। भोजन किए बिना, ये फैक्ट आप ये नोट करते रहना, किए बिना गुरु से नहीं मिलेगा, गुरु से नहीं मिलेगा। ये आज तक भी सिखों में एक परंपरा है कि कोई भी जैसे लंगर में भोजन नहीं किया उन्होंने, अब वो गुरु से नहीं मिलेंगे। अगर लंगर व्यवस्था की बात करते हैं, इसमें 3 गुरुओं का योगदान है। गुरु नानक ने इसको शुरू किया, गुरु अंगद या लहना ने इसको सुचारू रूप से चलाया, विकसित किया और भी, और तीसरे नंबर के जो गुरु हुए थे उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो लंगर में भोजन नहीं करेगा वो गुरु से नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आनंद नामक काव्य की रचना की थी? तो जो आनंद काव्य एक लिखा था जिसमें सिख धर्म से संबंधित विभिन्न नियम लिखे गए थे, ये तीसरे नंबर के जो गुरु हैं गुरु अमरदास के द्वारा। तो ये कौन थे? गुरु अमरदास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, मुगल शासक
ये बादशाह अकबर ने किस गुरु की पुत्री को 500 बीघा जमीन दान दी थी? तो 500 बीघा जमीन की अगर बात करते हैं, जिस पर फिर अमृत सरोवर या संतोष सरोवर बनाया गया, और उसी का नाम था, फिर रामदासपुर एक नगर भी बना था, तो ये अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानु को दिया था। किसे दिया गया? बीबी भानु, अमरदास की बेटी थी बीबी भानु। ये अमरदास की पुत्री का नाम क्या था? बीबी भानु, बीबी भानु। बीबी भानु का विवाह फिर किससे हुआ? जो चौथे नंबर के गुरु थे, गुरु रामदास से। ये विवाह किससे हो जाएगा? विवाह ये रामदास से। रामदास ने फिर ये नियम बनाया कि जो भी गुरु होगा, अगला जो गुरु घोषित किया जाएगा उसका पुत्र, यानी कि अनुवांशिक बनाया, गुरु का पद अनुवांशिक बना दिया गया है, वंशानुगत। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु पद को पितृसत्तात्मक बना दिया, यानी कि अनुवांशिक बना दिया? तो अभी आपको बताया कि गुरु रामदास ने, जो चौथे नंबर के गुरु हुए हैं, इन्होंने गुरु का पद अनिवार्य पितृसत्तात्मक बनाया, या फिर अनुवांशिकी, या फिर पैतृक बना दिया गया कि गुरु का पुत्र ही अगला गुरु बनेगा। यही कारण था कि जो सिखों के अंतिम या 10वें गुरु हैं, उनके चारों पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। कोई भी 11वां गुरु इसीलिए नहीं बना क्योंकि उनके पुत्र ही नहीं बचा था कोई। तो क्या जाएगा इसका आंसर? आंसर इज सी, गुरु रामदास। गुरु रामदास ने बनाया था। इन्होंने ही फिर एक नगर बनाया, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देते हैं। गुरु रामदास ने क्या बनाया? रामदासपुर एक नगर बनाया, रामदासपुर। हाँ। और इसी रामदासपुर नगर के खर्च के लिए, जो खर्च करेंगे, इस पर जो खर्च हुआ, इसका चंदा इकट्ठा करने के लिए अपने अनुयायियों को विभिन्न दिशाओं में भेजा था, चंदा इकट्ठा करने के लिए। उन अनुयायियों को रामदासी कहा गया था। चंदा के लिए किसको भेजा गया? रामदासी। जी क्या थे? ये रामदासी कहलाए थे। तो क्वेश्चन है कि रामदासी क्या होते थे? जो चौथे गुरु थे रामदास, गुरु रामदास, उन्होंने रामदासपुर नगर की स्थापना की थी। इसके खर्च के लिए जो चंदा इकट्ठा करते थे उनके अनुयायी, उनको रामदासी कहा गया। इन्होंने ही अमृतसर नगर भी बनाया था, अमृतसर। बाद में जो 5वें गुरु हुए हैं अर्जुन देव ने अमृतसर में एक अमृत सरोवर बनाया। इन्होंने क्या? सरोवर। और सरोवर के अंदर एक स्वर्ण मंदिर बनाया गया जिसका नाम था ये हरमंदिर साहिब को ही अंग्रेजों ने, यूरोपियंस ने सबसे पहले स्वर्ण मंदिर या फिर गोल्डन टेम्पल की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12, चलो भैया 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिख ने चौथे गुरु थे? सिखों के चौथे गुरु। तो चौथे गुरु कौन से आ जाएंगे? रामदास। आंसर इज सी। ये तो सामान्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने हरमिंदर या स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। उन्होंने ही संतोष सरोवर या अमृत सरोवर की स्थापना की थी। सरोवर तालाब के अंदर एक हरमंदिर साहिब की स्थापना की, और जो उसकी नींव रखी थी, नींव के लिए जो कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी थे, इसका नाम था मियां मीर से नींव रखवाई थी। तो ये क्या आ जाएगा? अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने इसकी स्थापना की, हरमंदिर साहिब। हरमंदिर, पहले नाम क्या था? हरमंदिर, है ना? ये मंदिर लिखा हुआ है, हरमंदिर, ये मात्रा नहीं। इसी को बाद में जब राजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर स्वर्ण दान दिया था, स्वर्ण, तो इस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। परत, सोने की जब परत चढ़ाई गई तब अंग्रेजों ने इसको स्वर्ण मंदिर कहा। ये संज्ञा किसने दी थी? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या कहा इसको? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। और इसकी नींव किसने रखी थी? मियां मीर। मियां मीर। ये मियां मीर क्या थे? एक सूफी थे। ये सूफी किस संप्रदाय के थे? कादिरी संप्रदाय, कादिरी संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी, इन्होंने नींव रखी। और सोने की परत चढ़ाने के लिए जो सोना दान दिया था वो राजा रणजीत सिंह ने दिया था, और अंग्रेजों ने सबसे पहले इसको स्वर्ण मंदिर कहा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? अर्जुन देव।
आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण और करतारपुर शहर की स्थापना की? देखना, जो पांचवे ही गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने तरन तारण, गोविंदपुर और करतारपुर ये नगर बनाए थे। इनके खर्च के लिए अपने अनुयायियों को विभिन्न दिशाओं में इन्होंने भेजा और उन अनुयायियों को मनसद और मेवरा कहा गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव ने अपने अनुयायियों को चंदा इकट्ठा करने के लिए विभिन्न दिशाओं में जो भेजा। नगर कौन कौन से? तरन तारण और एक करतारपुर और एक क्या थे इसमें? गोविंदपुर। इनकी जो स्थापना की थी नगरों की, अपने अनुयायियों को, जो इनके अनुयायी थे, ये क्या कहलाते थे? मनसद और मेवरा। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि मनसद और मेवरा क्या होते थे? ये सिख धर्म से संबंधित जो अनुयायी होते थे, चंदा इकट्ठा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां। निम्नलिखित में से कौन सिखों के पांचवे गुरु थे? तो पांचवे गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु अर्जुन देव, जिनका शासनकाल सन 1575 से सन 1606 तक रहेगा। इनको फिर जो मुगल शासक थे एक जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, क्योंकि जहांगीर का एक पुत्र बागी हुआ था और उसे जो पनाह दी थी यानी कि आश्रय दिया था वो पांचवें गुरु ने दिया था, इसलिए सजा इनको भी दी गई। क्या दिए? फिर मुगलों में हम पढ़ेंगे। नंबर 16 क्वेश्चन। किस सिख गुरु को मुगल बादशाह जहांगीर ने मौत की सजा दी? तो किसको दी थी? अर्जुन देव। सन 1606 में उन पर एक पेनल्टी लगाई गई थी कि 20 लाख रुपए देने हैं, लेकिन वो नहीं दे पाए थे, तो इसलिए उनको सजा दी गई फिर मृत्युदंड, क्योंकि उसके पुत्र का साथ दिया था इन्होंने। नंबर 17। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लागू किया? जो आध्यात्मिक कर होता था कुल आय का 1/10 भाग था, वो हर अनुयायी को जमा करना पड़ता था। ये किसने लगाया था? गुरु अर्जुन देव। ये तो 2 बार हो गया, देखना ए भी ये कुछ गलत टाइप हुआ। तो अर्जुन देव ने क्या किया? ये ए और बी एक ही ये टाइप हुआ हमारे से गलती से। आध्यात्मिक कर ये टैक्स कितना था? स्पिरिचुअलिटी कुल आय का 1/10। ये वार्षिक कर होता था, वार्षिक। लेकिन जो छठे नंबर के गुरु हैं गुरु हरगोविंद ने इस टैक्स को हटाकर 1/10 भाग को वहां पर ये कहा था कि युद्ध सामग्री और घोड़े दान करना अनिवार्य था सभी के लिए। ये किसने बनाया? जो 6 नंबर ए हुए हैं गुरु हरगोविंद। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा इसमें बी, अर्जुन देव। ठीक ना? अर्जुन देव ए और बी में एक में टाइप हो गया। नंबर 18वां क्वेश्चन। निम्न में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? तो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब या दसम बादशाह का ग्रंथ, ये किसने किया? जो पांचवें गुरु थे, नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। और अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की थी, रचना की थी। तो अर्जुन देव। इस ग्रंथ के नाम क्या हो जाएंगे? और आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, जो किस भाषा में लिखा हुआ? ये इसमें गुरुमुखी लिपि में आदि ग्रंथ को लिखा गया। इसी का नाम क्या? आदि ग्रंथ। और जो 10वें गुरु थे, चूंकि इनकी लड़ाइयां बहुत ज्यादा हुई है मुगलों से, तो 10वें गुरु ने उसको रिकम्पोज किया था, यानी कि पुनः संकलित किया गया। संकलन के बाद उसे दसम बादशाह का ग्रंथ भी कहते हैं। दसम बादशाह ग्रंथ ये कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था? तो आदि ग्रंथ का जो संकलन हुआ ये 1604 में है ना, क्योंकि उनका जो शासन काल रहा है
सॉरी 81 से 1606 तक, 1606 में उनको मृत्युदंड दिया गया था। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी रचना आदि ग्रंथ से संबंधित नहीं है? तो आदि ग्रंथ यानी कि इनके समकालीन कौन नहीं थे? बाबा फरीद, कबीर, ये एक वो हुए फरीदुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जिनका नाम था, और ये कबीरदास, रामानंद, ये भी। तुलसीदास इनके समकालीन नहीं थे। तो अगर देखें तुलसीदास आदि ग्रंथ से संबंधित नहीं थे, ना ही ये समकालीन थे इनके। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? तो 13 नवंबर सन 1780 में। ये कहां पर हुआ था इनका? लाहौर में। जो लाहौर का क्षेत्र पड़ता था उसको गुजरावाला बोलते थे, गुजरावाला में जन्म हुआ था। और जो इनके पिता थे मान सिंह या महासिंह नाम था, और माता इनकी एक कौर थी, कौर लगता था नाम में इनका। अब महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित क्वेश्चन है। तो महाराजा रणजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो पिता कौन थे इनके? महासिंह या मान सिंह, क्योंकि वहां पर कुछ मिसल थी, 12 मिसल थी उस टाइम पर। ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे, बाद में इसी के प्रमुख बने थे। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? आंसर इज सी, सरदार महासिंह। तो सरदार महासिंह की जब डेथ हुई थी उसके बाद 12 वर्ष की अल्प आयु में ही राजा रणजीत सिंह को महाराजा बनाया गया था, यानी कि वहां का हेड बनाया था सुकर चकिया मिसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, रणजीत सिंह की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम क्या था? राजकौर, और पिता का नाम क्या था? महासिंह या फिर मानसिंह। तो क्या आ जाएगा? माता का नाम राजकौर। नेक्स्ट देखते हैं 24 क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के पिता किस मिसल के नेता थे? तो किसके नेता थे वो? सुकर चकिया मिसल के। सुकर चकिया मिसल टोटल कितनी मिसलें थी? कुल 12 मिसल थी। 12 मिसल में सुकर चकिया और भंगी मिसल ये सबसे प्रमुख थी। मिसल कितनी थी? 12 मिसल, 12 मिसल थी। 12 में प्रमुख कौन थी? सुकर चकिया, सुकर चकिया। और दूसरी थी जिसमें अमृतसर आता था, भंगी मिसल, भंगी मिसल। जैसे 12 मिसलें कौन कौन सी? भंगी मिसल, सुकर चकिया मिसल, नक्कई मिसल, अहलुवालिया मिसल, निशाल वालिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, कन्हैया मिसल, करोड़ा मिसल, और एक दल्ले हवाले मिसल, फिजुलपुरिया मिसल, फुलकिया मिसल, और एक धनई मिसल। ये 12 मिसलें थी। 12 में से सिर्फ 2 ही हम याद रखेंगे, एक सुकर चकिया मिसल और दूसरी भंगी मिसल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, महाराजा रणजीत सिंह किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो ये किसके थे? सिख साम्राज्य के। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, महाराजा रणजीत सिंह किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो इनका नाम क्या था? जैसे पहला ऑप्शन है खड़क सिंह, शेर पंजाब या तारा सिंह। शेर पंजाब की इनको उपाधि मिली हुई थी, बल्कि इनकी कई उपाधियां थी। शेर पंजाब, राजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि, और एक विक्टर जैकमा यहाँ पर आए थे। विक्टर जैकमा ये फ्रांसीसी यात्री थे, इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि दी थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शेर पंजाब। शेर पंजाब इनको उपाधि मिली हुई थी। आंसर इज बी, बी आंसर। इसके बारे में और भी एक्सप्लेन देख लीजिए आप। राजा रणजीत सिंह की उपाधियां कौन कौन सी देखना, एक तो शेर पंजाब, शेर ए पंजाब, शेर पंजाब की उपाधि। दूसरी उपाधि इनके पास राजा की उपाधि। राजा की उपाधि एक जमान शाह यहाँ पर आए थे, भगोड़े शासक थे, बल्कि उन्होंने आक्रमण भी किया भारत पर, पंजाब पर। तो उसकी जो 12 तोपें थी वो चेनाब नदी में गिरी थी। राजा रणजीत सिंह ने उनको वापस भिजवाया उन तोपों को, तभी जमान शाह ने इसको राजा की उपाधि दी थी। और जब राज्याभिषेक हुआ था, महाराजा की उपाधि, महाराजा। राज्याभिषेक के बाद इन्होंने जो भंगी मिसल है, भंगी मिसल को विजित किया था, उस समय पर महाराजा की उपाधि। और विक्टर जैकमा ने नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि ये किसने दी? विक्टर जैकमा ने, विक्टर जैकमा, विक्टर जैकमा, जैकमाउंट, इंग्लिश में जैकमाउंट लिखते हैं। महाराजा की उपाधि जब इन्होंने भंगी मिसल को विजिट किया था, भंगी मिसल को विजिट, जब विजिट यह किया गया तब इनको महाराजा की उपाधि। और राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने, जमान शाह। ये इनको 4 नामों से जाना जाता था, ये हो जाएंगे।
तो शेरे पंजाब, राजा, महाराजा या फिर नेपोलियन बोनापार्ट। ये किसने कहा नेपोलियन बोनापार्ट? विक्टर जैकमा ने, जो कौन थे? फ्रांसीसी यात्री, फ्रांस के एक यात्री भारत में आए थे, उन्होंने तुलना की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी को किस नाम से जाना जाता था? इनकी जो फौज थी, देखना, महाराजा रणजीत सिंह की सेना के बारे में अंग्रेज अधिकारी ओकलैंड ने कहा है कि यह विश्व की सबसे सुंदर सेना थी, क्योंकि इसमें ड्रेस कोड भी लागू था। सैनिकों की जो ड्रेस होती थी, लाल रंग का कुर्ता होता था, पजामा इनका नीला होता था, पैंट और काली टोपी पहनते थे, और बेल्ट जो लगाते थे वो चमड़े की ब्लैक होती थी, काली। तो ड्रेस कोड था, और उसमें घुड़सवार भी थे, पैदल सेना भी थी, और तोपखाने भी थे। घुड़सवारों के लिए फ्रांसीसी एक ट्रेनर प्रशिक्षक को नियुक्त किया था, जिसका नाम था एलार्ड, जनरल एलार्ड। और जो सैनिक प्रशिक्षण देते थे जो पैदल सैनिकों को, उसके लिए थे एक इटली के, उसका नाम आता है प्रशिक्षक का बंतुरा, वो बंतुरा थे। और एक जनरल बाग को नियुक्त किया गया था, जनरल गार्डनर, और एक जनरल कोर्ट, ये तोफ खाने को टेंड करते थे। तो 4 प्रकार के ये भी थे तोफ खाने। और ये फौजे बेकवायद और फौजे खास, फौजे खास नियमित सेना थी, फौजे बेकवायद उनकी अनियमित सेना थी। तो किस नाम से जानते थे? खालसा सेना या खालसा आर्मी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आंसर, बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, और भी देखिए आप इसमें। तो ये किसने कहा था कि विश्व की सबसे सुंदर सेना? ओकलैंड ने, ओकलैंड ने इसे विश्व की सबसे सुंदर सेना कहा, सुंदर सेना। रणजीत सिंह की 2 सेना थी इसमें, ये फौज ए खास, फौज ए खास, फौज ए खास, और दूसरी थी फौज ए बेकवायद, फौज ए बेकवायद, फौज ए बेकवायद। बेकवायद ये क्या थी? अनियमित सेना। इसकी तो कभी कभी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि इसमें किराए के सैनिक होते थे। और फौज ए खास ये दरबार में रहती थी, ये नियमित सेना थी, इनको 12 महीने का वेतन दिया जाता था। फिर इसके 3 भाग थे, इसमें अश्व सेना, पैदल सेना, और फिर ये आ जाएगी इसमें नियमित सेना। अभी जा रहे हो? चलो ठीक है, ठीक है, चलिए। चलो, तो 3 सेना थी इसमें, फौज ए बेकवायद। तो सेना को क्या कहते थे? खालसा सेना या खालसा आर्मी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 28। महाराजा रणजीत सिंह की समाधि कहां पर स्थित है? तो कहां पर इनको अंतिम संस्कार किया गया था? लाहौर में। इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1839 में हुई थी, और एक पक्षाघात रोग होता है, एक लकवा जिसको कहते हैं, लकवे की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई। तो इनकी समाधि कहां पर बनाएगी? लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान में। किस कारण इनकी मृत्यु हुई थी? ये पक्षाघात से, पक्षाघात रोग से इनकी मृत्यु हुई थी, या फिर लकवा, लकवा कह सकते हैं। और ये सन 1839 में लाहौर में, लाहौर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये कहां पर? ये लाहौर में हुआ, गुजरावाला। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर। जन्म कब हुआ था? 1780 में, 1780 यानी कि सन 1780, 13 नवंबर 1780 में जन्म हुआ था। और ये 1792 में महाराजा घोषित किए गए थे, वहां के प्रमुख। चूंकि फादर जो थे मान सिंह, उनकी डेथ हो चुकी थी। नंबर 30। रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि कब ग्रहण की थी? तो ये कब ग्रहण की? जब इन्होंने जो अमृतसर था, यानी कि भंगी मिसल पर विजय प्राप्त की थी, तब इन्होंने ये उपाधि प्राप्त की, यानी कि 1801 में, सन 1801 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि कब मिली थी? किसने दी थी? राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। जमान शाह ने क्यों? क्योंकि 12 तोपों को भिजवाया था। तो क्या आ जाएगा? जमन शाह लिखा ना, जमान शाह नाम हो जाएगा। तो आंसर इज सी। जमान शाह से जो युद्ध हुआ था, ये कहाँ के थे? एक तो एक्सप्लेन कर देते हैं। और तो जमान शाह अफगानिस्तान के शासक, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वो पढ़ेंगे जब हम मुगलों के पतन में। एक अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का पोता या पौत्र कौन था? जमान शाह।
तो जमान शाह की जब 12 तोपें किस नदी में गिरी थी? चिनाब नदी में गिरी थी। चिनाब नदी में गिरने से इनको वापस भिजवाया था रणजीत सिंह ने, तब राजा की उपाधि दी गई थी। तो ये क्या आ जाएगा नाम? जमान शाह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो बंदा बहादुर जो प्रथम राजनीतिक गुरु बने थे 10वें गुरु की मृत्यु के बाद में, बंदा बहादुर जिनका शासनकाल सन 1708 से 1716 तक है, बंदा बहादुर सिखों के प्रथम ये राजनीतिक गुरु बने थे और उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना भी की थी। 2 प्रकार के सिक्के भी चलाए थे, एक तो नानक शाही चलाए थे गुरु नानक की स्मृति में, और 10वें गुरु ये गुरु गोविंद सिंह, इनके चित्र युक्त सिक्के जारी किए गए थे। तो ये किसने? फर्रुख शेर के शासनकाल में इनको फांसी दी गई थी दिल्ली में। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो जो खालसा दल बनाया गया था सन 1699 में एक सभा बुलाई गई थी केसगढ़ के किले में, जो 10वें गुरु ने बुलाई थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। वहीं पर खालसा पंथ या खालसा दल की स्थापना की गई थी। तो आंसर इज ए। ये कब बुलाया गया खालसा? सन 1699 में। कहां पर? केसगढ़। ये केसगढ़ के किले में, और केसगढ़ में ही ये तय हुआ था कि पुरुष अपने नाम में क्या लगाएंगे? सिंह लगाएंगे। पुरुष अपने नाम में सिंह लगाएंगे, जबकि महिलाएं अपने नाम में कोर लगाएंगी। महिला किस नाम से संबोधित होंगी? कोर। ये टाइटल आज तक भी चलता है सिखों में, सिंह और कोर। और यहीं पर पंच प्यारों की घोषणा की गई थी, पंच प्यारे, और इसी में थे पंचमकार। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विस्तार से आप समझाया गया है, तो उसे आप देख सकते हैं। पंच प्यारे क्या थे? सिख धर्म में जो 5 लोग होते हैं वो पूजनीय माने जाते हैं। कौन से 5 थे वो? क्योंकि वहां पर ये घोषणा की थी कि अब ईश्वर की ऐसी इच्छा है जो अपने शीश न्यौछावर कर सकते हैं। तो नाटकीय ढंग से उनकी एक परीक्षा ली गई थी कि अपने शीश वो न्यौछावर करेंगे। उसमें 5 ही लोग निकलकर सामने आए थे। जैसे सबसे पहले दयाराम खत्री, साहेब चंद्र, हिम्मत भीवर, मोहकम चंद छिंबा और एक दिल्ली के धर्मदास। ये 5 लोग होते हैं। इनको क्या मानते हैं? पंच प्यारे। और जबकि सिखों को 5 चीजें रखना अनिवार्य है, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कटार। ये 5 वस्तुएं हर समय अपने पास रखते हैं। इनको पंचमकार या पंचकरे कहा जाता है। तो यहीं पर क्या हुआ था? केसगढ़ के किले में एक तो यहाँ पर ये खालसा सेना की स्थापना की थी, जिसमें लगभग 80,000 सैनिक थे, और पंच प्यारे, पंचमकार, पुरुष सिंह लगाएंगे और महिला अपने नाम में कोड लगाएंगे। आगे देखते हैं 34। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो क्या बताया आपको? अमृतसर। फिर अमृतसर को इन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी और लाहौर को राजनीतिक राजधानी घोषित किया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अमृतसर। ये स्थान पर करने के बाद महाराजा की उपाधि लाहौर। इसका आंसर अमृतसर होना चाहिए। लाहौर में तो थे ही है, लाहौर में नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर रॉन्ग हो गया। तो आंसर हम क्या लगाएंगे इसका? अमृतसर। इसका आंसर अमृतसर हो, इसमें रॉन्ग लगा। तो अमृतसर को क्या बनाया इन्होंने? अमृतसर बनी इनकी क्या? धार्मिक राजधानी। और ये क्या बनाई गई लाहौर को? राजनीतिक राजधानी। ये राजनीतिक इनकी पॉलिटिकल कैपिटल बनी थी, राजधानी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 35 क्वेश्चन क्या कहते हैं देखना। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? जो तोपें प्राप्त हुई थी इनको, तो कब हुई थी ये? किस विजय के? अमृतसर विजय के अभियान, क्योंकि इन्होंने तभी महाराजा की उपाधि भी धारण की थी। तो नाम क्या था इसका? जमजमा तोप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि बाद में एक तोपों का युद्ध भी हुआ है, एक जो आंग्ला सिख युद्ध हुआ है। आंग्ला सिख युद्ध में गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध भी मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने? तो लाहौर तो नहीं, अमृतसर से भंगी मिसल, जैसे भंगी मिसल को विजित किया था, और इसे ही फिर अपना अमृतसर को क्या बनाया? धार्मिक राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित किया गया था?
तो ये किया गया था सतलज नदी को। ऑप्शन क्या क्या है, सिंधु, झेलम, रावी, सतलज। तो सतलज नदी को, उसमें क्या हुआ कि ये सीमा कुछ अंग्रेजों के पास, अंग्रेज और सिख साम्राज्य के बीच में, ये अगर हम ये लेते हैं यहां से, ये क्या है नदी, ये तो सतलज नदी हो जाएगी, सतलज नदी का जो पूर्वी भाग था, इधर क्या हो जाएगा ईस्टर्न, और ये पश्चिमी भाग था, पश्चिमी। जो पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग ये किसके अधीन हुआ, पूर्वी, इसमें तो कौन थे, अंग्रेज, ये तो अंग्रेजों के अधीन हुआ था। और ये किसके अधीन हुआ, इसमें सिख, सिख। और ये संधि कब हुई थी, सन 1809 में हुई थी, सन 1809। सतलज नदी को सीमा माना गया था। और अंग्रेज अधिकारी कौन था उस पर, चार्ल्स मेटकोफ, चार्ल्स मेटकोफ, चार्ल्स मेटकोफ और रणजीत सिंह के बीच में, रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह के बीच में ये संधि दोनों के बीच में मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन क्या, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। तो पंजाब में अगर संस्थापक देखें, जो साम्राज्य विस्तार सबसे अधिक था, वो राजा रणजीत सिंह का था। वैसे तो बंदा बहादुर को भी प्रथम राजनीतिक गुरु मानते हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर साम्राज्य की बात होती है वो रणजीत सिंह। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 39 क्वेश्चन में, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था। देखना जो युद्ध हुए हैं, जो सिख साम्राज्य का अंतिम एक वंशज हुआ है दिलीप सिंह, दिलीप सिंह के शासनकाल में पहला युद्ध कब, 1845 से 46, दूसरा फिर 48 से 49। तो राजा दिलीप को ही महाराजा की उपाधि दी गई थी। रणजीत सिंह के जस्ट बाद कौन बना था, खड़क सिंह, खड़क सिंह, फिर उसमें का जो एक उत्तराधिकारी बना नौनिहाल सिंह, फिर शेर सिंह, वहां पर रानी जिंदल भी आई, और कि ये चांद कौर एक विधवा थी जो इसकी यानी कि खड़क सिंह की, इनमें युद्ध हुआ, उसको मार दिया गया। और जो तीसरे शासक बने शेर सिंह को भी का भी वध कर दिया अजीत सिंह ने। फाइनली जो बने थे रानी जिंदल का पुत्र दिलीप सिंह, और जिंदल को उसकी संरक्षिका बनाया गया। तो दोनों युद्ध ये दिलीप सिंह के शासनकाल में लड़े गए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय किया गया था 1843 में, अंग्रेजी राज्य में किस में किया था। तो हेस्टिंग, होर्डिंग, ओकलैंड और लॉर्ड एलनबरो। तो किसके शासनकाल में इसको मिला लिया गया, एलनबरो के शासनकाल में सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और दिलीप सिंह को बाद में फिर पढ़ाई करने के लिए लंदन में भेज दिया गया, वहीं पर उसने ईसाई धर्म स्वीकार किया। बाद में जब पंजाब में वापस आया तो फिर से पुणे वो सिख धर्म में दीक्षित हुआ। तो ये हमारे इसमें जो क्वेश्चन थे सिख साम्राज्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, उसमें सभी लगभग कवर हो रहे हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए। इनकी जो पीडीएफ है वो हम इसमें चैनल पे भी अपने प्रोवाइड करेंगे, आपको लिंक भी इसमें मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।